Next question. Show that the unitary operators on the Hilbert space H form a group. हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि जो आपके यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं हिल्बर्ट स्पेस H के ऊपर वो क्या फॉर्म करते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले लेट G, हमने एक सेट लिया जिसमें आपके पास ऑपरेटर है T विच बिलोंग्स टू द बनाक स्पेस सच दैट T स्टार T इज़ इक्वल टू टी स्टार इज़ इक्वल टू आई. हमारे पास टी स्टार टी और टी स्टार ये आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल है. नाउ टी हमें किसको बिलोंग करता है, जी को. दिस इम्प्लाइज टी स्टार टी इज़ इक्वल टू टी स्टार इज़ इक्वल टू आई बिकॉज जी ग्रुप में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं, वो सारे ऑपरेटर्स आते हैं जो क्या है यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं. ठीक है, तो अगर टी जी को बिलोंग कर रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा मतलब टी आपके पास क्या है, इन्वर्टिबल. टी इन्वर्टिबल है, इसका मतलब जो टी स्टार है उसको मैं टी इन्वर्स की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर टी स्टार टी या टी स्टार आइडेंटिटी के इक्वल होता है तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स हैं. दिस मीन्स टी इज़ इन्वर्टिबल, टी स्टार टी इज़ इक्वल टू टी इन्वर्स. तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, बिकॉज मुझे प्रूव करना है कि ये क्या है, एक ग्रुप बना रहे हैं. ग्रुप बना रहे हैं मतलब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को हम सेटिस्फाई करवाएंगे. सो लेट T1 एंड T2 बिलोंग्स टू G. अगर T1 और T2 बिलोंग्स करते हैं G को, इसका मतलब T1 स्टार T1 इज़ इक्वल टू T1 स्टार इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी एंड T2 स्टार T2 इज़ इक्वल टू T2 स्टार इज़ इक्वल टू I बिकॉज दीज आर द यूनिटरी ऑपरेटर्स एज दे बिलोंग्स टू ग्रुप G. दिस इम्प्लाइज T1 एंड T2 आर इन्वर्टिबल. ये आपके पास क्या है, इन्वर्टिबल है. देयरफॉर T1 इनवर्स विल बी इक्वल टू T1 स्टार एंड T2 इनवर्स इज इक्वल टू T2 स्टार. नाउ सिंस द मैपिंग T1 एंड T2 आर कॉन्टीन्यूस, ये कॉन्टीन्यूस है. देयरफॉर T1 T2 आर ऑल्सो कॉन्टीन्यूस, क्योंकि आपके पास जो T1 T2 है वो बनाक स्पेस को बिलोंग करते हैं, मतलब ऑपरेटर्स की जो मैपिंग होगी वो कॉन्टीन्यूस होगी. और अगर T1 और T2 कॉन्टीन्यूस है तो मतलब इनका जो जॉइंट प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस. दिस इम्प्लाइज T1 एंड T2 इज़ एन ऑपरेटर ऑन H. अगर ये कॉन्टीन्यूस है तो ये हिल्बर्ट स्पेस H के ऊपर ऑपरेटर है. ऑल्सो T1 T2 आर इन्वर्टिबल, जो आपके पास T1 T2 है वो इन्वर्टिबल है. दिस इम्प्लाइज T1 T2 इज़ ऑल्सो इन्वर्टिबल. अगर ये अलग अलग इन्वर्टिबल हैं तो इनका जॉइंट प्रोडक्ट भी क्या होगा, इन्वर्टिबल. नाउ वी हैव T1 T2 इन्वर्स. दिस कैन बी रिटन एज T2 इन्वर्स. T1 इन्वर्स और T2 इन्वर्स आपके पास क्या है, यहाँ से हमने बोला है T2 स्टार, और T1 इन्वर्स आपके पास क्या है, T1 स्टार. और इसको मैं लिख सकती हूँ T1 T2 का होल स्टार. इसका मतलब कि जो T1 T2 का इन्वर्स है वो किसके इक्वल है, T1 T2 होल स्टार के इक्वल. ठीक है, दिस इम्प्लाइज T1 T2 इज़ एन यूनिटरी ऑपरेटर. ये आपके पास क्या हो गया, यूनिटरी ऑपरेटर. अगर यूनिटरी ऑपरेटर है तो किसको बिलोंग कर जाएगा, G को. देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स. जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो आपकी यहाँ पे होल्ड कर रही है. सेकेंड इज एसोसिएटिव. नाउ प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है. तो डायरेक्ट लिखोगे आप. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. इनवर्स तो मैं पहले ही प्रूफ कर चुकी हूँ, आइडेंटिटी प्रूफ करना है. सो लेट आई बी दी आइडेंटिटी ऑन H. H के ऊपर आई आइडेंटिटी है. नाउ सिंस I इज 1 1 एंड ऑन टू, दिस इम्प्लाइज I इज इन्वर्टिबल. ऑल्सो जो I का इन्वर्स है वो I के इक्वल ही होता है, और आप उसको I स्टार भी लिख सकते हो क्योंकि सेम एड जॉइंट, सेल्फ एड जॉइंट होता है I. देयरफॉर इट इज़ एन
यूनिटरी ऑपरेटर, देयरफॉर आई बिलोंग्स टू जी। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब यूनिटरी ऑपरेटर्स जो है वो ग्रुप फॉर्म करेंगे। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी एक बार आप प्रूफ कर ही लेना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नाउ लेट T be a unitary operator on H, then T is invertible, therefore T inverse is equal to T star। ये हमने पहले पीछे प्रूफ किया है। नाउ सिंस T इनवर्स जो है वो आपके पास कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, इसका मतलब T इनवर्स जो है वो ऑपरेटर है किस में, H में। अगर कॉन्टिन्यूस है तो हिल्बर्ट स्पेस में जाएगा। ऑल्सो T इनवर्स इज इन्वर्टिबल, जो T इनवर्स है वो भी क्या है, इन्वर्टिबल। तो T इनवर्स का इनवर्स वो किसके इक्वल होगा, T इनवर्स की वैल्यू क्या है, T स्टार, उसका इनवर्स। और ये हमने प्रॉपर्टी की है T स्टार इनवर्स कैन बी रिटन एज T इनवर्स स्टार, ठीक है। अब अगर मैं इसको कोई ऑपरेटर मानूँ, फॉर एग्जांपल L का इनवर्स, और ये आपके पास क्या हो गया L, क्योंकि मैंने इन्वर्स को L माना है, तो L इन्वर्स किसके इक्वल है, L स्टार के इक्वल, मतलब T इन्वर्स जो है वो क्या हो गया, यूनिटरी, ठीक है। देयरफॉर T इन्वर्स बिलोंग्स टू G, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब आपके पास आइडेंटिटी भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया, क्लोजर भी हो गया, और इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया तो ग्रुप फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चे, प्रूव दैट एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज नॉर्मल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर जो है वो नॉर्मल होगा बट कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। सो लेट T इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। हमने T को सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर लिया, मतलब जो T स्टार है वो T के इक्वल है। नाउ T स्टार इज इक्वल टू T दैट इज T स्क्वायर, एंड T स्टार T is equal to T because T star T के इक्वल है, दिस इज T स्क्वायर। नाउ T स्टार T is equal to T स्टार, दिस implies T is the normal operator। पहले तो मैंने ये प्रूफ कर दिया, अब हमें ये प्रूफ करना है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है। सो कन्वर्स, let T is a mapping from H to H be given by T is equal to 2 iota T। हमने यहाँ पे T कोई भी ऑपरेटर लिया है, ठीक है, H to H, और इस तरह से उसकी मैपिंग हमने डिफाइन किया 2 iota I, ठीक है। देन जो T स्टार है वो क्या होगा, 2 iota I का स्टार, 2 iota का एडजॉइंट, और आइडेंटिटी स्टार तो आपके पास I ही होगा, यह आ जाएगा -2 iota I। -2 iota I मतलब ये किसके इक्वल हो गया, -T के इक्वल। सो T स्टार विल बी इक्वल्स टू -T, देयरफॉर T इज नॉट सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। जो T है, अगर आप यहाँ पे T स्टार को T के इक्वल प्रूफ करना चाह रहे हो, T की मैपिंग इस तरह से ले रहे हो, तो वो सेल्फ एडजॉइंट नहीं है, बट ये जो आपके पास ऑपरेटर है नॉर्मल होगा। ये मेन मुझे प्रूफ करना है कि हर एक जो आपके पास सेल्फ एडजॉइंट है वो नॉर्मल है, बट अगर कोई नॉर्मल है तो ज़रूरी नहीं सेल्फ एडजॉइंट होगा ही होगा। बट T स्टार इज इक्वल टू T, ये आपके पास किसके इक्वल है, -T के इक्वल, दैट इज -T स्क्वायर, एंड T स्टार T -T that is -T square. So T star T is equal to T star, this implies T is normal, ठीक है। तो if T is normal then it does not implies T is self adjoint। यही हमने प्रूफ करना था, तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट एवरी यूनिटरी ऑपरेटर इज नॉर्मल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कि जो हर एक यूनिटरी ऑपरेटर है वो नॉर्मल है पर कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। नाउ लेट T इज यूनिटरी ऑपरेटर, T आपके पास कोई भी यूनिटरी ऑपरेटर है, दैट इज T स्टार T इज इक्वल टू T स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यूनिटरी है तो उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ऑलरेडी ये हमारे पास इक्वल है, तो यही हमने प्रूव करना है कि अगर यूनिटरी है तो वो नॉर्मल भी होगा।
चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी आए, तो टी इज़ दी नॉर्मल ऑपरेटर इफ़ टी इज़ एन यूनिटरी ऑपरेटर। ठीक है, अब कन्वर्स हमने प्रूव करना है कि होल्ड नहीं करता। कन्वर्सली लेट टी फ्रॉम एच टू एच बी गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 आयोटा आई, सेम हमने लिया है। नाउ टी स्टार इज इक्वल टू 2 आयोटा आई स्टार, यह आ जाएगा 2 आयोटा आई एंड 2 आयोटा आई का एडजॉइंट, सॉरी यहाँ पे आई स्टार, 2 आयोटा आई, दिस इज -2 आयोटा आई, ये हो जाएगा आपके पास -4 आयोटा स्क्वायर आई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4 आई स्क्वायर, दैट इज 4 आई। ठीक है, अब ऐसे ही टी स्टार टी 2 आयोटा आई का स्टार एंड 2 आयोटा आई, यह आ जाएगा -2 आयोटा आइडेंटिटी, 2 आयोटा आइडेंटिटी -4 आयोटा स्क्वायर आई स्क्वायर, दैट इज़ 4 आई स्क्वायर इज आई। ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब जो टी स्टार है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टी स्टार टी के इक्वल। बट जो टी स्टार टी है और टी स्टार, इसका आंसर आ रहा है 4 आई, 4 आई जो है वो आई के इक्वल नहीं है, देयरफॉर टी इज़ नॉट यूनिटरी ऑपरेटर बट इट इज़ नॉर्मल ऑपरेटर। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटर है पर यूनिटरी नहीं है, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो बच्चे, प्रोजेक्शन ऑन द बनाक स्पेसेस। डेफिनेशन देखो, अ प्रोजेक्शन ऑन अ बनाक स्पेस बी इज़ एन आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर ऑन बी। अगर आप प्रोजेक्शन लेते हो किसी भी बनाक स्पेस, ये जो आपने पीछे करके आए हो ये वही थोड़ा सा टॉपिक है। प्रोजेक्शन अगर आप लेते हो बनाक स्पेस बी में, वो आपके पास क्या है, आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर होता है, किसके ऊपर, बी के ऊपर। सो अगर बी आप पी कोई भी आपके पास ऑपरेटर है फ्रॉम बी टू बी, वो पहली बात लीनियर होना चाहिए, आइडेम्पोटेंट होना चाहिए, और तीसरा हमारे पास पी क्या होना चाहिए, बाउंडेड और कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो नोट देखो सबसे पहले, अ प्रोजेक्शन पी डिटर्मिन्स अ पेयर ऑफ द लीनियर सबस्पेसेस एम एंड एन। अगर आप एक प्रोजेक्शन पी लेते हो, वो क्या डिटर्मिन कर रहा है, अ पेयर ऑफ द लीनियर सबस्पेसेस। आप लीनियर सबस्पेसेस ले रहे हो एम और एन, उन दोनों का पेयर है। ठीक है, मतलब बी जो है वो किस तरह से बनेगा, एम जो आपके पास ये आप प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐड कर रहे हो, सॉरी एडिशन ऑफ एम एंड एन। ठीक है, अब एम आपके पास क्या है, इमेजेस का सेट है, मतलब अगर आप एक्स बी में से उठा रहे हो तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर आएगी, एम वाले सेट में। मतलब अगर आपके पास बी, आपके पास ये है, ये बनाक स्पेस बी है, ये भी बनाक स्पेस आपके पास क्या है, बी। ठीक है, तो पी आपके पास कोई भी प्रोजेक्शन है, तो अगर एक्स आप बी में से उठा रहे हो तो जो पी एक्स है वो जिस सेट में जाएगा उस सेट का नाम हमने क्या ले लिया है, एम। मतलब एम आपके पास इमेजेस का सेट है। ठीक है, और एन आपके पास क्या है, एन में वो एलिमेंट्स आएंगे, मतलब बी से आप वो एलिमेंट्स उठाओगे जिसकी इमेज 0 है। सो ऑल दैट एलिमेंट हुज इमेज 0 आर पुट इन एन। तो एम प्लस एन को मिला के आपके पास जो बी सेट है वो बनता है, दीज आर द रेंज स्पेस, इसे आप रेंज स्पेस बोलते हो। ठीक है, और इससे आप क्या बोलते हो, नल स्पेस। मतलब वो वैल्यूज़ बी की जिसकी इमेज क्या आ रही है, 0, और एम में वो वाले सारे सेट आएंगे, वो वाली सारी वैल्यूज़ आएंगी जिनकी इमेजेस यहाँ पर आपको, जिनकी प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है जी, सो प्रोजेक्शन एक तरह से आपकी एक मैपिंग ही, एक फंक्शन ही है। ठीक है, और बी टू बी आप यहाँ पे ले रहे हो, तो बी सेट में से ही आपके पास यहाँ से निकलेगा एन। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनकी इमेजेस 0 आ रही है, और जिनकी इमेजेस बन रही हैं वो किस में आएंगे, एम में आएंगे। तो एम इज़ द रेंज स्पेस ऑफ पी एंड एन इज़ द नल स्पेस ऑफ पी। सो बी आपके पास क्या है, लीनियर सम है किसका, एम और एन का। सेकेंड, अ पेयर ऑफ द लीनियर सबस्पेसेस एम एंड एन सच दैट बी इज इक्वल टू एम लीनियर सम एन। अब हमारे पास एक पेयर है लीनियर सबस्पेसेस एम और एन का, सच दैट जो बी है वो किसके इक्वल है, एम और एन का लीनियर सम है। ठीक है, डिटर्मिन्स अ प्रोजेक्शन पी हुज रेंज एंड नल स्पेसेस आर एम एंड एन इज डिफाइंड बाय, उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, पी जेड इज इक्वल टू एक्स। पी जेड किसके इक्वल है, एक्स के। इफ
z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर z बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग टू m एंड n। अब देखो आपके पास क्या है, हमने यहाँ पे b टू b क्या लिया है, पहले तो प्रोजेक्शन लिया है, z हमने यहाँ से उठाया, ठीक है। जो z है वो कैसे बन रहा है, x प्लस वाई से। x कहाँ से आ रहा है आपके पास, x m को बिलोंग कर रहा है। x अगर m को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब आपके पास जो इसकी इमेज है वो m में आएगी, ठीक है। हमने बोला क्योंकि हमें पता है कि जो b है वो दो स्पेसेस में बटा होता है, क्योंकि मैंने आपको भी ऊपर बताया किससे बन रहा है, जो b है वो बन रहा है m से और n के लीनियर सम से। m में आपके पास वो एलिमेंट्स आएंगे जिनकी इमेजेस आपको मिल रही हैं, और n में आपके पास वो एलिमेंट्स आएंगे जिसकी इमेज का आंसर क्या है, 0, ठीक है। जैसे अब हमने यहाँ पे बोला अगर y n को बिलोंग कर रहा है, z मैं कोई एलिमेंट ले रही हूँ pz, मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, इसकी जो इमेज है वो आपके पास क्या आई है, x आई है, ठीक है। इसकी इमेज का आंसर आपके पास x आया है, इसका मतलब pz किसको बिलोंग कर गया, pz बिलोंग्स टू m, और pz किसके इक्वल है, x के इक्वल, इसका मतलब x m को बिलोंग कर रहा है। और y अगर n को बिलोंग कर रहा है तो मतलब जब आपने इसके ऊपर प्रोजेक्शन लगाई पी वाई का आंसर तो 0 ही आ जाएगा, तो वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब y n को बिलोंग कर रहा है, x m को बिलोंग कर रहा है, तो ये आपकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये आपके पास pz जो है वो x के इक्वल होगा, क्योंकि जब आप प्रोजेक्शन लगाओगे z के ऊपर उसका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा, और उसका मैंने आंसर ले लिया, pz का आंसर क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है। और z अगर x प्लस वाई से बन रहा है, हमने बोला कि pz का आंसर x आ रहा है, और y किसको बिलोंग कर रहा है, n को, तो ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है b में z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो एक आपके पास x प्लस वाई की फॉर्म में, मतलब पहला एलिमेंट आपका m को बिलोंग करेगा विच इज़ द रेंज स्पेस, एंड दूसरा एलिमेंट आपका n को बिलोंग करेगा विच इज़ दी नल स्पेस। तो जब आप उसके ऊपर प्रोजेक्शन लगाओगे तो रेंज स्पेस वाला आंसर आएगा, और नल स्पेस वाला तो आंसर आपके पास 0 ही हो जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा। सो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इफ पी जेड इज इक्वल टू एक्स। ये आपके पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। अगर वेक्टर किसको बिलोंग कर रहा है, किसी बनाक स्पेस इसको बिलोंग कर रहा है, और वो बनाक स्पेस क्या है, लीनियर सबस्पेस ऑफ m एंड n, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, लेट x एंड y बी द वेक्टर इन द हिल्बर्ट स्पेस h। x और y आपके पास कोई भी हिल्बर्ट स्पेस h में वेक्टर्स हैं। x को आप ऑर्थोगोनल y के कब बोलोगे, अगर इनका इनर प्रोडक्ट क्या है, 0, तो हम बोलेंगे x इज परपेंडिकुलर टू y। ये परपेंडिकुलर आपके पास ऑर्थोगोनल का साइन होता है कि x जो है वो y के क्या है, ऑर्थोगोनल। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक्स वाई का कॉन्जुगेट वाई एक्स के इक्वल होगा। इट फॉलोज दैट कि एक्स अगर वाई के परपेंडिकुलर है, एक्स अगर वाई के ऑर्थोगोनल है, तो वाई भी एक्स के क्या होगा, ऑर्थोगोनल ही होगा। एक्स और 0 जो है उसका इनर प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है, मतलब एक्स जो है वो आपके पास 0 के हमेशा क्या होगा, ऑर्थोगोनल। एक्स यहाँ पे कोई भी मैं एलिमेंट ले लूँ, एच का, एक्स की जगह वाई जेड कुछ भी ले लूँ, जेड हमेशा 0 के साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल। एक्स का आंसर जो है वो क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, देन 0 इज ओनली द वेक्टर ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। अगर आपके पास एक्स ये तीनों अगर आपके पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं तो हम बोलते हैं कि 0 जो है वो एक ऐसा वेक्टर है जो अपने आप के क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, द वेक्टर x in the Hilbert space H is said to be orthogonal to the non-empty set S if x is perpendicular to y for all y belongs to S। अब आपने क्या बोला है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है हिल्बर्ट स्पेस H में, उसे आप ऑर्थोगोनल कब बोलोगे। अब जो वेक्टर है वो एक सेट के ऑर्थोगोनल कब होगा, अगर मैं उस सेट में से जितने भी एलिमेंट्स उठाऊं वो x के साथ ऑर्थोगोनल चाहिए। आपके पास सेट S है, S के अंदर आपके पास y है, z है, l है, m है, मतलब इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं x अगर इन सब के क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, तो हम बोलेंगे कि वो जो वेक्टर x है वो S सेट के क्या है, ऑर्थोगोनल। यही बोला x इज ऑर्थोगोनल टू y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू x। और इसको कैसे हम नोटेशन इसकी है, x इज परपेंडिकुलर टू S इफ एंड ओनली इफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू x, ठीक है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, टू नॉन एम्प्टी सेट S1 एंड S2 ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस H आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ S1 is perpendicular to S2, that is x is perpendicular to y where x belongs to S1 and y belong to S2। मतलब आप यहाँ पे x1 के जब
एलिमेंट्स लोगे और S2 के वेक्टर्स लोगे, वो दोनों आपस में अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो दो सेट भी आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट देखो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S रिटन एज S परपेंडिकुलर डिफाइंड एज। S आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, उसे आप कैसे लिखोगे? पहली बात, S परपेंडिकुलर में किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे? जो एलिमेंट्स हैं वो H से आ रहे हैं। H क्या है आपके पास? हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। और दूसरी बात, जो X है, हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट्स जो हैं वो Y के साथ, Y क्या है? S आपके पास कोई सेट है। अब ये जो एलिमेंट हैं हिल्बर्ट स्पेस के, वो S सेट के साथ अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो S के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है? वो सारे एलिमेंट जो आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर। मतलब हिल्बर्ट स्पेस के आप वो एलिमेंट्स लोगे जो S सेट के साथ क्या आ रहे हैं, परपेंडिकुलर। मतलब अगर X जो है वो क्या है, S सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ परपेंडिकुलर है, तो X जो है वो S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में आएगा। अगर आप X की जगह ले लो Z ले लो, Z हर एक S एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो जो Z है वो भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में आएगा ही आएगा, ठीक है। सो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स इन H। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट आपके पास एक सेट है किसका? वो सारे वेक्टर H में जो ऑर्थोगोनल है हर एक वेक्टर S से, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अ सीक्वेंस ऑफ द वेक्टर्स EI आर ऑर्थोगोनल इफ EI इज परपेंडिकुलर टू EJ। अगर आप एक सीक्वेंस लो वेक्टर्स की EI, ठीक है, EI मतलब यहाँ पे आप E1 E2 E3 E4 कितने सारे ले रहे हो, ये ऑर्थोगोनल तभी होंगे अगर EI जो है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है EJ के, व्हेन एवर I इज नॉट इक्वल टू J। जब जब I जो है वो J के इक्वल नहीं है तो EI AJ को EJ जो है वो आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट डेफिनेशन, लेट S बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस H। आपके पास S जो है बी एनी सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस H। S आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है हिल्बर्ट स्पेस H का। आप ये आपके पास हिल्बर्ट स्पेस H है, आपने S जो है वो कोई भी इसका सबसेट ले लिया। देन S परपेंडिकुलर इज अ सबस्पेस ऑफ H। जो S परपेंडिकुलर है वो भी आपके पास, S परपेंडिकुलर मतलब S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो भी सबस्पेस है H की। द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S इज रिटन एज S परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। अब आप ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का भी ऑर्थोगोनल ले रहे हो, ठीक है। सो वो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो H से ही आ रहे हैं। पहली बात, हमेशा जब भी आप ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लो, एलिमेंट ने H में से ही आना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मेन हिल्बर्ट स्पेस ही ले रहे हैं और S या S परपेंडिकुलर या S परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर वो हिल्बर्ट स्पेस की सबस्पेस है, ठीक है। सो X वो वाले एलिमेंट हिल्बर्ट स्पेस H के जिनका इनर प्रोडक्ट जो है Y के साथ क्या है, 0, या X जो है वो Y के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। अब ये जो Y है, पीछे जो था ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, वहाँ पे जो Y है वो कहाँ से आ रहा था, S में से, क्योंकि हम S को लेके उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब जो आपके पास ये एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, S परपेंडिकुलर में से। तभी हम बोलेंगे कि वो वाले एलिमेंट्स हिल्बर्ट स्पेस H के जो S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है। सो S कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका इनर प्रोडक्ट Y के साथ 0, और Y कहाँ से आ रहा है, इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में से। सो ऑर्थोनॉर्मल सेट आपके पास क्या है, अ सेट EI इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ EI और EJ इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होगा अगर I जो है वो J के इक्वल नहीं है। ऊपर देखो जो मैंने डेफिनेशन बताई, सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स ऑर्थोगोनल का बोलोगे अगर EI EJ के परपेंडिकुलर है, मतलब EI और EJ का इनर प्रोडक्ट 0 है व्हेन एवर I इज नॉट इक्वल्स टू J। और अगर I J के इक्वल हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। मतलब अगर आप EI और EI ही ले रहे हो उसका आंसर क्या आएगा, 1, अदरवाइज आंसर जो है वो 0 आएगा। सो अ नॉन एम्प्टी सबसेट EI ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस H इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ EI का जो नॉर्म है वो 1 के इक्वल होगा फॉर ऑल I, और EI EJ 0 होंगे अगर I और J इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखो, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन और परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। M आपके पास कोई भी क्लोज सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस H की।
x आपने कोई एलिमेंट उठाया h में से, सपोज z की रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से x प्लस वाई, जो x है वो कहाँ से आ रहा है, h में से, y जो है वो m के ऑर्थोगोनल सेट में पड़ा है, इज द यूनिक डिकम्पोजिशन ऑफ h. देन द वेक्टर x इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ z अलॉन्ग m. जो वेक्टर है आपके पास x, वो आप ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ z अलॉन्ग m बोलोगे, ठीक है. जो x है वो आपके पास क्या है, दैट इज द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ z अलॉन्ग m, क्योंकि इसका आंसर आपके पास ऑब्वियसली m का ये परपेंडिकुलर है, जब आप इसकी प्रोजेक्शन लोगे उसका आंसर आपको x में मिलेगा. सेकेंड, अगर आपके पास कोई मैपिंग है pm फ्रॉम h टू m is defined as pmx is equal to x is called the orthogonal projection of h on m. Such an operator is called the perpendicular projection operator. जो pmx है उसका आंसर x ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अब परपेंडिकुलर में से हम नहीं ले रहे हैं, h टू m ही ले रहे हैं, m परपेंडिकुलर नहीं है. उसे आप ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ h ऑन m बोलोगे. सच एन ऑपरेटर इज नोन एज द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन. सो एक अगर आपके पास ऑपरेटर h है, वो आपके पास प्रोजेक्शन ऑन h तभी होगा अगर पहली बात उसका एडजॉइंट सेल्फ एडजॉइंट है ये, ठीक है. दूसरी बात आइडेम्पोटेंट है, p² इज इक्वल टू p. नेक्स्ट देखो, इनवेरियंस एंड रिड्यूसिबिलिटी. लेट t आपके पास कोई भी ऑपरेटर है ऑन द हिल्बर्ट स्पेस h. m आपके पास कोई क्लोज लीनियर सबस्पेस है h का. m इज सेड टू बी इनवेरियंट अंडर t इफ अगर x m को बिलोंग कर रहा है तो उसी की इमेज अगर m में आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि आपके पास m जो है वो इनवेरिएंट है अंडर t. t आपके पास कोई ऑपरेटर है, ठीक है, फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस h टू h, ठीक है. अब हमने बोला है कि अगर m को आप इनवेरिएंट कब बोलोगे, x को आपने कहाँ से उठाया है, m में से, और tx भी अगर m में ही आ जाए, इसका मतलब आपके पास जो m है वो क्या है, इनवेरिएंट. मतलब t ऑफ m जो है वो m का क्या हो जाए, सबसेट. इमेजेस का सेट भी m में ही आ रहा है. सो t ऑफ m में किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, tx वाले, और x कहाँ से आ रहा है, m में से, और ये जो आपके पास रेंज सेट है वो उस सेट का क्या होगा, सबसेट. नेक्स्ट डेफिनेशन, लेट t बी एन ऑपरेटर ऑन द हिल्बर्ट स्पेस h. इफ m is said to be closed linear subspace of h, then t is said to be reduced by m if both m and m perpendicular are invariant under t. अब देखो आपके पास t आप कोई भी ऑपरेटर है, ठीक है, m जो है वो क्लोज लीनियर सबस्पेस है h का. t is said to be reduced by m if both m and m perpendicular are invariant